बोलो, प्रॉब्लम कहाँ हुआ? कुछ नहीं बोला था, तू बोले थे कोलकाता हायर हायर पार्ट। कुछ नहीं बोला तो कोलकाता 15 और 10% के हिसाब से चलेगा। एक बार के लिए आंसर की तरफ चले आओ। फाइल बंद करने को बोल दो किशन। फाइल बंद करने को बोलो, चलेगा। अभी तो बोले तो तो सिंपली चला। बात कर रहे थे हम लोग कंप्यूटेशन में यदि चला तो computation of what? Income from salary. Computation of income from salary यदि चले तो से पहले नॉर्मली जैसे चलते हो वैसे ही चलोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल चला सैलरी डीए एंटरटेनमेंट इंटू 12 हो जाएगा। तो बेसिक डीए वो बाद में होगा, पहले तो रूल जो है वही रहेगा। रूल यदि है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ही नहीं तो कहाँ से माइनस हो। रूल है ग्रॉस सैलरी के बाद, तो डिडक्शन भी कहाँ होगा? ग्रॉस सैलरी के बाद। नेक्स्ट, पीएफ में कितना कंट्रीब्यूट किया है? 10%। तो 10% के केस में तो जीरो ही है। पीएफ में कितना गया? 13। 9.5 एग्जम्प्ट होगा, तो बाकी का 7,000 ऊपर गया। अब मल्टीप्लाई करते वक्त डिवाइड और कंडीशन है, तुम जहाँ रखना चाहे उसे रख सकता था। ठीक है, सीधा सीधा 9.5 के हिसाब से रहा कितना? ठीक है, फिर तुम्हारा सिटी कंपनसेटरी मेडिकल पूरा, तो पूरा आ गया। अब इसके बाद ही इज प्रोवाइडेड, यानी कार कंपनी का 1.6 के ऊपर। आगे एम्प्लॉयर वही उसका खर्चा भी दे रहा है और ड्राइवर का सैलरी भी दे रहा है और कार का दोनों यूज है। तो जब कार का दोनों यूज और दोनों उसका है तो पर मंथ कितना? और 1800 कब होता है? 1.6 से नीचे रहा तो तो यहाँ सीधे सीधे 2400 और साथ ही साथ बंदे ने ड्राइवर भी दिया 900, वो भी जुड़ जाएगा तो दिया गया। फिर रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन, फर्नीचर है ही नहीं, और एम्प्लॉयर चार्ज करता है 500 पर मंथ। शेयर रेंट का मतलब कंपनी का खुद का घर। फिर ये वाला 24 से कोई लेना देना नहीं, सैलरी पे होगा। 31 अगस्त तक 15%, उसके बाद 10%। मीनिंग ऑफ सैलरी में ऊपर से सारा प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट छोड़ के, प्रोविडेंट फंड का ये वाला इंटरेस्ट ये तो ऐसे भी जीरो है,
इंटरेस्ट का 7,000 छोड़ करके, तो ये तीनों, फिर उसके बाद ये सिर्फ और सिर्फ अलावेंस तक, रिक्विजिट नहीं, पांचों का टोटल कर लिया। अभी तो बोला भाई स्टैट के बाद माइनस होगा, काहे पहले किया, क्यों? वो तो मीनिंग ऑफ सैलरी में ऊपर लेना, वो तो यहाँ माइनस होगा, वो भी इसमें माइनस नहीं होगा क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ही नहीं वो, वैसे भी माइनस नहीं होना क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ही नहीं। ऊपर इसीलिए बात था कि नहीं होगा, तो पांचों मिला के मीनिंग ऑफ सैलरी कितना आ रहा, 1,50,200। 1,50,200 का पहले 5 महीने का 15% और 7 महीने का 10%, और 500 पर मंथ एम्प्लॉय को वो चार्ज किया है, तो 6,000 रुपया उससे क्या हुआ, माइनस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे चला। एम्प्लॉयर उसको स्वीपर दिया, वॉचमैन दिया और गार्डनर दिया, तीनों स्ट्रेट फॉरवर्ड जुड़ जाएगा, तीनों स्ट्रेट फॉरवर्ड जुड़ जाएगा 12 से मल्टीप्लाई करके। ओके, एंड लास्टली कंपनी ने उसे 1 लाख रुपए का लोन दिया 6% पे, एसबीआई का रेट है 10%, तो 4% बेनिफिट, बट 1 मई से यानी 11 महीने का। आ गया ग्रॉस सैलरी, स्टैंडर्ड डिडक्शन, टैक्सेबल सैलरी, यही पूछा है। ये तो ये रहा, बाकी वर्किंग नोट में ये मिला। तो इंटरटेनमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो जाके लास्ट में लेस होगा, वो यहाँ पे उसके पहले की चीजें सब सेम रहेंगी। क्लियर? चलो, 7 के बाद कौन सा दिए थे, 17, 18, 19, और कौन सा, 20 भी था। 17, 18, 19 के बाद 17, 18, 19 बनाया, कोई भी नहीं बनाया लोग, तो कैसे चलेगा? बना हुआ चीज को करोगे तो कैसे होगा? हम्म? बोलिए। चलो फिर 20 नंबर।
सवाल एक बार शांति से पढ़ लो, क्योंकि ऐसे ही सवाल बार बार होंगे। बचा कुचा जो प्रोविजन है वो रिकैप करूंगा थोड़ी देर में। तो 23, 24, 25 यदि लाइन ड्रॉ कर लो कर लो, कितना लिखो। बेसिक सैलरी कितना लिखो? 12 महीने का। सैलरी बढ़ा कब से है? जनवरी से। तो दिसंबर तक कितना करके मिलेगा? मार्च में 60 है ना, तो लास्ट में 60 है। तो पहले कितना था? 55। तो अप्रैल से दिसंबर 55 × 9, 55 और जनवरी से मार्च 60 × 3। तो दोनों मिलके 675, दोनों मिलके 675। चलिए, के बाद बीए कितना बोला है? 80%। ब्रैकेट वाला से फिलहाल तो कोई मतलब नहीं है, तो 80% फिलहाल चुपचाप ले लो। ओके, नेक्स्ट सी। लो, क्या करना है? सी का क्या करना है? तो सी की यदि बात करोगे तो अपने घर में रहता है तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, पूरा पूरा टैक्सेबल, पूरा का पूरा टैक्सेबल। ओके, और वो बोला है कि बेसिक का 10% दिया है।
ठीक है। नेक्स्ट, HRA, HRA के बाद ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में सोचना पड़ता है हैंडीकैप्ड है या नहीं है, कुछ नहीं बोला है, फुल्ली टैक्सेबल। के बाद इसके बाद फिर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कितना जमा हुआ है, 14 सैलरी। सैलरी कौन सा, कुछ बोला नहीं है ना, कुछ नहीं बोला है तो जो आरपीएफ में आता वही होगा। कुछ नहीं बोला तो जो आरपीएफ में आता है, बेसिक बोलता तो फिर बेसिक का लेके 12 एग्जाम करते, 12 एग्जाम है तो 2 ही टैक्सेबल। और सैलरी में क्या था, बेसिक, डीए फॉर रिटायरमेंट एंड कमीशन, तो डीए में तो सिर्फ 40% ही है, 80 में 40। तो मीनिंग ऑफ सैलरी यदि निकालोगे तो क्या होगा, के के बाद 14% दिया है, एग्जाम कितना, टैक्सेबल कितना, तो 2% ही सीधे सीधे जोड़ दे। ओके, इंटरेस्ट कितना परसेंट था, मिला कितना है, 11% मिला है। जब 11 मिला है तो दो रास्ता, या तो 1.5% टैक्सेबल कर, या 9 को 9.5 को माइनस करके कर। अब तो
या 1.5/11 सीधे सीधे भी जा सकते हैं। 1.5/11। ओके। नेक्स्ट। नेक्स्ट में इलेक्ट्रिक बिल 20,000 रुपया में पर एनम में, वो 5,000 दिया और मालिक 15 दिया, तो इसका मतलब बाकी तो जो है वो बेनिफिट हो गया ना। मालिक वाला हिस्सा को क्या करोगे? वही तो बेनिफिट मिला। समझ में कुछ आया? आ रहा है कुछ? नेक्स्ट बोलो। टू यूज हिज ओन कार, ऑल एक्सपेंसेस, तो वो तो खुद ही दिया है, तो सबसे कोई मतलब है ही नहीं, तो सीधा सीधा। ठीक है। भाषा अपनी अलग अलग हो सकती है। हो गया। नेक्स्ट। नेक्स्ट का क्या करें? हम्म। तो पूरा पूरी 40 जुड़ जाएगा, और पॉइंट नंबर जे पहले ऐड होगा बाद में घटेगा। पॉइंट नंबर के यूज ऑफ लैपटॉप एग्जाम था, उस पर था। यूज तो एग्जाम था। तब टैक्सेबल वाला कहानी सोचते। समझ में आया कुछ? क्या लग रहा है, टफ होता है?
ग्रॉस सैलरी से डिडक्शन सिर्फ स्टैंडर्ड के अलावा कुछ कुछ समझे होंगे। गया। हो गया। चलो, 20 के बाद अब आ जाओ RFA पे 26 नंबर। 26 एडलेस करके कम्स टू क्वेश्चन नंबर 26। चलो इसे बनाओ, फिर बाकी प्रोविजंस की बात करूंगा। दो कॉलम ले लो। हे माँ, चलो 12। क्या पढ़े उसे? इंक्रीमेंट। कौन सा वर्ड है वो? इंक्रीमेंट मतलब बढ़ेगा। सैलरी का 1000 रुपया बढ़ने का तारीख तय था जुलाई। तो अब बता, इसका बेसिक सैलरी साल भर का क्या होगा? ऑब्वियसली इंक्रीमेंट मतलब सैलरी का बढ़ना। सैलरी का बढ़ना देख करके बताओ।
बोलो। 2 लाख 2,85,000। समझे? 24,000 इंटू 3, 24,000 इंटू 3 और 25,000 इंटू 9। कोई दिक्कत? नंबर फिर। एक ही बार बढ़ता है, उसका मतलब होता है बाबू, उसका मतलब होता है वॉट, एक ही बार बढ़ेगा। ये समझ में आया? कच्छू कच्छू। बोलो दादा। डियरनेस अलावेंस 100% पूरा। कितना परसेंट बोला था? तो 100% का मतलब 2,97,000 का क्या? 100%। नेक्स्ट बोलो। चिल्ड्रन एजुकेशन कितना मिला? 600 रुपया पर मंथ। ठीक तो? 600 रुपया पर मंथ मतलब 2,400 रुपया के बाद तो 24। तुमको 600 पर मंथ एक बच्चे के लिए मिला ना? कितने बच्चे हैं? एक ही है, तो 600 इंटू 12 मिलेगा। 4800 होता है 600 इंटू 12। बारह 72 का पहाड़ा भी भूल गया। 7,200। कितना रुपया? 2,400, 1,200, 100 कितना? 1,200।
वुडलैंड किचू। के बाद इसके बाद मेडिकल और बोनस दोनों फुल्ली टैक्सेबल, दोनों क्या है? कौन सा छूट गया? क्या था? उसको लिख लेना कि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। कहा जाएगा? तो लास्ट में नोट में लिख लेना, क्योंकि वो कहाँ काम करता है? टी में। और ये क्या चीज का मिला है? कालका यूनिवर्सिटी का कॉपी चेक किया है, तो ये तो नौकरी के सिलसिले में नहीं है ना, ये अदर सोर्स में जाएगा। और अभी हम लोग क्या निकाल रहे हैं? इनकम फ्रॉम सैलरी। हम अभी जो बोल रहा पहले वो सुनना भाई। हम अभी क्या निकाल रहा है? इनकम फ्रॉम, और जाएगा कहाँ? सुनता कम है, बोलता ज्यादा है। चल, हो गया मेडिकल और वो। अब देख पॉइंट नंबर है, इस बार घर मिला है। घर क्या मिला है? कंपनी का अपना है या किराए पे? बोल, कौन सा वर्ड से पकड़ा? फेयर रेंटल होने से कंपनी का अपना है, तो 4.5 से मतलब नहीं। साथ में फर्नीचर भी दिए हैं, साथ में स्वीपर और वॉचमैन भी दिए हैं, घर में टेलीफोन भी दिए हैं। तो सब सोचने से पहले तो खाली घर सोच। कौन सा शहर? तो कोलकाता का कहानी फिर वही, 31 अगस्त 23 तक। अब मीनिंग ऑफ सैलरी में क्या आएगा? ऊपर से सारा, ऊपर से क्या आएगा? सारा। बट सैलरी चेंज हुआ है ना, तो अब तुमको ये दो कॉलम पे ही चलना पड़ेगा। तुमको क्या करना होगा? यही दो कॉलम पे चलना पड़ेगा। मतलब 31 अगस्त तक सैलरी बढ़ा है ना, बीच में सैलरी, इसीलिए तुमको 1 जुलाई से बढ़ा है। तो ये होगा पहला। ठीक है। ऊपर में देखा भाई, क्या? जून तक 24, जुलाई से, और जब सैलरी बढ़ना हो जाए तब तो अब तुमको मजबूरन ऐसे ही करना होगा। 31 अगस्त 5 महीने का सैलरी, इधर क्या? समझ में आया कुछ? हम्म। मलिक जी, अबे यार,
कैलेंडर का कहानी गड़बड़, दो कॉलम में होगा, ये क्लियर? ठीक है। तो अगस्त से सैलरी बढ़ा, सॉरी जून से बढ़ा, जुलाई से बढ़ा ना, लेकिन हमको जाना कब तक है? 31 जुलाई ना 31 अगस्त? 31 अगस्त। तो अगस्त तक सैलरी, पहले तो 3 महीने का 24 था, जुलाई और अगस्त में सैलरी कितना हो गया? 25। तो देख, पहला 2 महीना वही लिखा। समझा? और बाद का 7 महीना, और इधर तो सबको 5 और 7 में का किया, बांट दिया। बुझले? बाकी सब बट गया। कि बीच में कट हुआ है, तो 15 और 10 के कारण पहले वाले में यदि सैलरी चेंज नहीं होता बेसिक, तो सिंगल निकाल के 5 और 7 कर सकता था, जैसे पिछले वाले में किए। ऊपर में पहला वाला कितना? 15। और दूसरा वाला कितना? 10।
गया। तो ऊपर में उसको यही वर्किंग नोट का 257 और 369 है। तो ऊपर वर्किंग नोट नंबर 1, तुम चाहो तो फर्नीचर उसके साथ करो या अलग करो, लेन। हो गया। फिर फर्नीचर यूज किया था कंपनी का खुद का ना किराए पे लेके? फर्नीचर कॉस्टिंग खुद का 10%, सुपर वॉचमैन पूरा, बट टेलीफोन एग्जेम्प्टेड परक्विजिट है। फ्री है, जैसे यूज ऑफ टेलीफोन, यूज ऑफ लैपटॉप। यूज ऑफ लैपटॉप जैसे फ्री है, उसी तरह टेलीफोन का बिल भी क्या है, पूरा फ्री है। हो गया, आगे बढ़ोगे? चलिए, पूरा का पूरा क्लियर हुआ तो बोलो। नेक्स्ट पॉइंट नंबर जी। फिर वही कहानी है, नीचे तो सैलरी में सब कुछ था ना,
इस बार सोचना होगा किसके लिए, रेंट्री अकोमोडेशन के बाद प्रोविडेंट फंड के लिए। और प्रोविडेंट फंड के समय तो मीनिंग ऑफ सैलरी अलग है, और अब 5 महीना 7 महीना तो नहीं सोचना है, सीधे सीधे क्या है 12 महीना। बेसिक एनडीए ऊपर से ही ले लिया हूँ, 297 और वॉट 5 लाख कितना। अलग से भी दिखा सकते हो या यहीं पे दिखा सकते हो, बुझाया। यदि कंपनी आपके टेलीफोन का बिल पूरा दे रही है तो एम्प्लॉय के लिए वो एग्जाम्प्ट है। ऑब्वियसली सैलरी कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो एग्जाम्प्ट ही होगा। उससे कोई फर्क, अबे तेरा इनकम में जुड़ा नहीं, टेंशन का ले रहा है। जैसे यूज ऑफ लैपटॉप एग्जाम्प्ट था, तो वैसे ही फ्री टेलीफोन भी एग्जाम्प्ट। बुझले। ये बात के बाद इंटरेस्ट क्या रेट से मिला, तो फिर वही है। माँ, फिर क्या है। कौन सा? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। कौन पैसा दिया? प्रीपेड। कौन पेड? वो दिया ना, तो उससे क्या लेना देना। ठीक है, एम्प्लॉयर पेड तो बोला नहीं। एम्प्लॉयर पी टैक्स कौन दिया? हाँ? अबे रोमन आई पढ़ भाई, अंग्रेजी का। ठीक है।
पी टैक्स कौन दिया? पी टैक्स कौन दिया? एम्प्लॉयर। हो गया। नेक्स्ट, मोटर कार। पढ़ के बता क्या होगा। तो एम्प्लॉयमेंट एंड पर्सनल दोनों तो इंटायर में मतलब ड्राइवर भी आ गया। तो 24 तो क्या है भाई? 16 1.6 से नीचे ना। 14 बुझिया है। 14 इसकी मत कर। 1.4 इसकी कर देते। तो इसकी तो मर्सिडीज हो जाएगा। ठीक है चे। तो 1600 और 900, 1800 क्या ले लिया भाई हम? 1600 कहाँ, 1800 ही था। नहीं नहीं, 1800 ही था। 18 और 24 है ना। 18 और 24 है। लेकिन ड्राइवर अलग से बोला नहीं। तो अब यहाँ एजम्पशन है तो ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है। आंसर मेरा नहीं लिखे है। अब इंटायर में ड्राइवर को हमेशा अलग से बोला जाता है। अब इंटायर में टायर, टैक्सी, टायर, टैक्स, पेट्रोल सब आ गया। जैसे, और स्टैंडर्ड और पी टैक्स माइनस। बुझल दादा कुछ। मोटर कार एक तरह से ड्राइवर वर्ड नहीं है, तो वही रहने देना। ठीक है चे। तो कुछ कुछ समझ में आ गया अब क्या होता है सैलरी। अच्छा, कुछ दो चार तो प्रोविजन और है, खत्म करो। वो तो रिटायरमेंट बेनिफिट है, पहले इधर वाला वो सब अलग है। रिटायरमेंट बेनिफिट ওটা আলাদা দুটো হবে। अभी तूने याद दिलाया तो लगा वो तो वो भी है।
हम तो सोचा वो है ही नहीं है कि रिटायरमेंट बेनिफिट में ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव सैलरी, वो भी है। चल आगे बढ़ेगा। तो सैलरी, यही सब थोड़ा बहुत ध्यान देना था कि नोट में भी मेंशन कर दिया, बाय रेमुनरेशन जो है अदर सोर्स जाएगा। LIP पेड बाय एम्प्लॉय, ये कोई इनकम तो है नहीं, दे दोगे तो बढ़िया। पारिश्रमिक, पारिश्रमिक, परिश्रम करने पे जो मिलता है। हो गया। चल भाई, सैलरी इतना तो समझ में आया कि वो बड़ा बड़ा प्रोविजन है, लिखते वक्त तो बहुत छोटा लिखना है। फटाफट, तो याद रखने के लिए बकवास का चीज जो दिमाग में है उसको हटाओ, इनको जगह दो, इनको जगह दो। चलिए, लास्ट, मोटर कार उसके ऊपर का हो गया, मोटर कार के नीचे यूज एंड, कौन सा मोटर कार, मोटर कार के प्रोविजंस क्या है भाई? मोटर कार को कैसे याद रखता था बोल? पहले कार कंपनी दी, तो एक तो वो कार के साथ साथ खर्चे भी कंपनी दे रही है, तो वो ड्राइवर भी दे रही है। तीन चीजें टोटल हो सकती है, पढ़ के देख लेना कौन सा है। फुल्ली ऑफिशियल यूज किया तो पर्सनल बेनिफिट जब मिला ही नहीं, फुल्ली पर्सनल हुआ तो तीन चीज का बेनिफिट, कार आ जाएगा यूज ऑफ कार में, 10% ऑफ ओरिजिनल, खर्चे पूरे आ जाएंगे, ड्राइवर की सैलरी आ जाएगी। लेकिन कार का पार्टली ऑफिशियल और वो रूल अलग, उस केस में इंप्लॉय कुछ रुपया दिया तो घटने वाला नहीं है। अब टोटल हिसाब किताब ये, कार और खर्चा का कॉम्बिनेशन, ड्राइवर अलग से होगा बाद में। कार एम्प्लॉयर, मालिक का, खर्चा एम्प्लॉयर, दोनों उसका। कार एम्प्लॉयर, खर्चा एम्प्लॉय, कार एम्प्लॉय, खर्चा एम्प्लॉयर, कॉम्बिनेशन है। कार और खर्चा दोनों एम्प्लॉय, तो
25 का इनकम। आगे इंजन कैपेसिटी 1600 सीसी या 1.6 एचपी लीटर और इंजन कैपेसिटी 1600 से ऊपर अप टू पहला वाला अप टू यदि 1600 से ऊपर है तो ज्यादा 2400, 1600 तक है तो 1800। कब दोनों इसका है तो। लेकिन गाड़ी एम्प्लॉय का है और खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है और एम्प्लॉयर खर्चे का डिटेल तो रखा होगा। तो एक्चुअल से ये 1800 माइनस होगा, बाकी टैक्सेबल एक्चुअल से 2400 माइनस होगा। गाड़ी एम्प्लॉयर का खर्चा एम्प्लॉय तो 1800 की जगह, और ड्राइवर हमेशा जुड़ेगा। इसी कॉम्बिनेशन पे पूरा सवाल चलता है। एक एग्जाम्पल में उसका जिक्र किए हैं। यूज ट्रांसफर हो गया। अब आजा लास्ट छोटा छोटा बेनिफिट एक बार खत्म कर। एक है एजुकेशनल अलावेंस, पैसा लो बच्चे को अपना जहां मन वहां पढ़ाओ। एक है बच्चे को इस स्कूल में भेज दो, एजुकेशनल अलावेंस, एजुकेशनल फैसिलिटी। तो ध्यान रहे, अलावेंस मॉनेटरी हो गया, फैसिलिटी बेनिफिट हो गया। और अभी हम लोग बेनिफिट परक्विजिट की बात कर रहे हैं। अब होता है कि पढ़ने कौन जा रहा है, एम्प्लॉय खुद। एग्जाम, अबे एमबीए इंस्टीट्यूट में जाएगा पढ़ने, कंपनी पढ़ने के लिए भेजी, तो एग्जाम पढ़ने उसका बच्चा जा रहा है। तो जितना उस स्कूल में बाकी बच्चों का या आसपास लगता है उसका कॉस्ट, बट उसमें से 1000 पर मंथ पर चाइल्ड क्या होगा। और यहाँ 2 चाइल्ड का कहानी नहीं है, 1000 माइनस करके बाकी टैक्सेबल। अब उस स्कूल का फीस है 1200, 1000 माइनस करके 200 टैक्सेबल। उस स्कूल का फीस ही है 900, तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं। और बाकी अदर मेंबर पढ़ने जा रहे हैं, भाई बहन, उनको फैसिलिटी मिला, तो जितना रुपया गया सारा जुड़ जाएगा। एग्जाम्पल, अलावेंस और फैसिलिटी मिलके 3 ठो लिए। अलावेंस है तो पहले की तरह होगा, 1000 पर मंथ 3, 36,000 मिला। बट 2 का 24, 2400 लोअर 2400, 33,600 टैक्सेबल। 2400 एम्प्लॉयर उसके 3 बच्चे का पढ़ने का सुविधा एक स्कूल में किया जहां 900 पर मंथ लगता है, तो 1000 तक तो एग्जम्प्ट है। और 2 बच्चे की जगह 3 भी मिलेगा यहाँ। और 4 बच्चे हैं और किसी स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ 1100 पर मंथ लगता है, 1100 से 1000 हटा दो, 100 सेबल, 12 × 4। एजुकेशनल फैसिलिटी 1000 रुपया तक बच्चों का एग्जाम, खुद का पूरा, बाकी फैमिली मेंबर का पूरा टैक्सेबल। क्लियर है? कहीं सवाल में मिल जाए तो ध्यान रख लेना। परक्विजिट इन रेस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, बीमारी की सुविधा। अब हुआ कि बीमार कौन पड़ा, तो मेंबर ऑफ द फैमिली कोई भी।
खुद भी, स्पाउस भी, चिल्ड्रन भी, पेरेंट, ब्रदर एंड सिस्टर जो उस पे डिपेंडेंट है, जो उस पे डिपेंडेंट है, उनकी बीमारी पे जो खर्चा है कंपनी दी, तो बेनिफिट तो मिला। बट ट्रीटमेंट कहाँ करवाया गया? कंपनी के ओन हॉस्पिटल में, फुल्ली एग्जाम। अब जो लोग एम्प्लॉय अपोलो में काम कर रहे हैं वो तो अपोलो के एम्प्लॉय हैं, ट्रीटमेंट भी अपने ही स्कूल हॉस्पिटल में कराए तो फुल्ली एग्जाम। सरकारी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराए फुल्ली एग्जाम। कुछ बीमारी स्पेसिफाइड कहीं भी कराओगे, स्पेसिफाइड डिजीज, कुछ स्पेसिफाइड, क्योंकि गवर्नमेंट और वो उनके अलावा और भी तो हॉस्पिटल है, तो कुछ बीमारियों का ट्रीटमेंट किसी दूसरे हॉस्पिटल में भी कराए, बस हॉस्पिटल स्पेसिफाइड होना चाहिए तो भी फुल्ली एग्जाम। और बाकी केस में सरकारी हॉस्पिटल में कराओ फुल्ली एग्जाम, कंपनी के हॉस्पिटल में कराओ फुल्ली, स्पेसिफाइड डिजीज स्पेसिफाइड हॉस्पिटल में कराओगे तो फुल्ली। अब कैंसर है, बड़े बड़े जो बीमारियां हैं उनका नाम हुआ, तो जो जो स्पेसिफाइड मतलब जो भी उसका नाम है आपको एग्जाम में नाम मिल जाएगा कि स्पेसिफाइड डिजीज। अब रहा मेडिकल ट्रीटमेंट यहाँ नहीं हुआ तो आपको अब्रॉड जाके कराना पड़ा कभी कभी, तो उस केस में एग्जेम्प्ट है जितना आरबीआई परमिट करेगी। आरबीआई जो फॉरेन एक्सचेंज डॉलर का परमिशन का रूल है, तो जितना आरबीआई क्या करेगी, ट्रीटमेंट के साथ साथ आने जाने का, फ्लाइट का खर्चा भी कंपनी दी, वहां रहने का खर्चा भी कंपनी दी, पेशेंट के साथ साथ एक और आदमी अटेंडेंट, उसका गाड़ी भाड़ा खर्चा वो भी एग्जम। उस पेशेंट के साथ कोई गया तो बात हो रही है कि मेडिकल फैसिलिटी के नाम पे पैसा मिला या सुविधा मिला, पैसा तो फुल्ली टैक्सेबल, सुविधा मिला तो ये है उसके टैक्सेबिलिटी का रूल। हाँ, कोविड के केस में कुछ स्पेशल घटनाएं उतना तुमको ध्यान नहीं रखना। एक छोटे से सवाल में समझाने की कोशिश की गई कि मेडिकल फैसिलिटी मिस्टर जी को ये मिला था, टैक्सेबल होगा या नहीं। मेडिकल प्रीमियम पे किया गया, बात ऊपर में ट्रीटमेंट का था, प्रीमियम का नहीं, टैक्सेबल। हाँ, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी होता तो एग्जेम्प्ट। जी ये फैमिली डॉक्टर ने ट्रीट किया, फैमिली ना तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना स्पेसिफाइड है, टैक्सेबल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ एग्जाम। ग्रैंडफादर फैमिली में कवर नहीं है, पेरेंट तक है, टैक्सेबल। सी मदर डिपेंडेंट भले ही है, फैमिली डॉक्टर है, टैक्सेबल। जी सिस्टर डिपेंडेंट भले ही है बट नर्सिंग होम है। जी ब्रदर इंडिपेंडेंट जब हो गया तब तो टैक्सेबल, डिपेंडेंट होना जरूरी। ले दे कि ये 4 का 2 6, 6 वाला बुझलेन, मतलब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, स्पेसिफाइड डिजीज स्पेसिफाइड हॉस्पिटल, ओन हॉस्पिटल, बाकी तो सब जाएगा। फैमिली में डिपेंडेंट होना जरूरी, स्पाउस और वो खुद, बाकी ब्रदर सिस्टर पेरेंट डिपेंडेंट होने चाहिए। इंटरेस्ट फ्री लोन देख लिया था,
छोटा सा LIC प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस, ये सब टैक्सेबल। स्वीपर, गार्डनर, गैस, सब एक छोटा सा बचा स्वेट इक्विटी शेयर। एम्प्लॉय को उसके सैलरी यानी मेहनत के बदले में शेयर दिया सस्ता दाम पे, तो फिर बेनिफिट तो मिला। तो स्वेट इक्विटी शेयर एक एम्प्लॉय को दिया जाता है, या तो फ्री या फिर क्या, कम दाम पे। इनकम टैक्स वाला बोला भाई इनकम। तो कितना जोड़े आप पे डिपेंड करता है, वो शेयर मार्केट में लिस्टेड है या अनलिस्टेड है। अनलिस्टेड है तो प्राइस तो मार्केट का पता ही नहीं, तुम्हारे में जोड़े तो कितना जोड़े। तो प्राइस डिटरमाइंड बाय द व्हाट, मर्चेंट बैंकर। जो प्राइस डिसाइड होगा वो जुड़ जाएगा। यदि लिस्टेड है शेयर मार्केट में तो प्रॉब्लम फिर यहाँ है, खाली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में है ना, बॉम्बे और नेशनल दोनों में है, क्योंकि दोनों में दाम अलग हो सकता है। एक ही में लिस्टेड है तब तो वही दाम होगा, जब दो दो में है तो फिर दाम कौन सा ले भाई। उसका दाम लेंगे जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ शेयर बेचा और खरीदा गया है। NSE में ज्यादा काम होता है नॉर्मली। अब रहा कौन सा प्राइस, दिन भर में तो 10 ठो प्राइस है दिन भर में। तो जिस दिन ट्रेड हुआ है, एवरेज प्राइस, ओपनिंग भी और वॉश, क्लोजिंग का हाफ लो। और यदि उस दिन ट्रेड ही नहीं हुआ, मतलब उस दिन शेयर खरीदा और बेचा ही नहीं गया, और उसी दिन तुमको दिया गया शेयर, तो उस दिन तो कोई प्राइस ही नहीं है। तो जो पिछले दिन प्राइस बंद हुआ था वो लिया जाए। तो स्वेट इक्विटी शेयर के वैल्यूएशन का ये रूल है। कहानी बहुत कुछ आता है। एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर कुछ भी दे सकता है जो देख रहे थे। तो ऐसे केसेस में बात होती है कितना जोड़ा जाए। ए लिमिटेड 300 स्वेट शेयर एक्स को 40 रुपए में दी 16 जुलाई 23 को। BSE का प्राइस सुबह 180 था, शाम को अंत हुआ 220। बोला कंप्यूट द व्हाट, तो तुमको मिला कितना शेयर, क्या बोला एवरेज प्राइस 180 और 110 डिवाइड किया 2, तो 200 एवरेज है। 400 का आधा किया 200, तो 200 इंटू 30 60,000 होता है। बट तुमको तो 300 लेने के लिए एक एक का 40 देना पड़ा, तो 12,000 तो तुम दिए हो। तो बेनिफिट कितने का मिला, 40,000 उसकी सैलरी में क्या होगा, जुड़ जाएगा। बुझले किचू। जब सब समझ में आ गया तब कहे इरिटेशन, नींद। तो जोश में रहो। क्योंकि इसके बाद वाली क्लास में रिटायरमेंट बेनिफिट की बात करेंगे। एक दिन में खत्म हो जाएगा। ग्रेचुटी, पेंशन, लीव सैलरी, वो तीनों हो जाएगा। जब इतना समझ लिया तो फिर उसमें क्या दिक्कत। फिर
इस साल खत्म करना है सैलरी HPCG, सॉरी CG अदर सोर्स। एग्जाम जनवरी में होने वाला तो इंटरनल अभी तक तो कोई डेट वेट नहीं दिया आप लोगों को, तो इसका मतलब है कि इस साल नहीं होगा लग रहा। इंटरनल का तो 10-12 दिन पहले डेट दे देता है ना। हो गया, क्योंकि लास्ट छोटा सा है, एग्जेम्प्टेड परक्विजिट। अब बात होगी कौन से परक्विजिट है जो क्या होंगे, एग्जेम्प्ट होंगे। हो गए ओ। चलिए, एग्जेम्प्टेड परक्विजिट का मतलब जो जुड़ेगा ही नहीं, तो एक दो तो पहले ही देख लिया, यूज ऑफ लैपटॉप, फ्री टेलीफोन, ऐसे ही एक लिस्ट में बाकी सबका नाम है, बाकी सबका फ्री टेलीफोन, पेमेंट ऑफ एनुअल प्रीमियम ऑफ बाय एम्प्लॉयर ऑन पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, पर्सनल एक्सीडेंट। पॉइंट नंबर 3 अभी पढ़ा, मेडिकल फैसिलिटी, वही है रिपीट, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 ऑफिस में नाश्ता पानी मिला, अब उसको तो नहीं जोड़ा जाएगा, कॉफी चाय मिला। रिफ्रेशमेंट प्रोवाइडेड बाई व्हाट, एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय ड्यूरिंग द ऑफ वर्किंग आवर इन ऑफिस प्रेमाइसेस। पॉइंट नंबर 5 में खाना भी मिला, तब 50 रुपया से ऊपर वाला प्लस हो जाएगा पर डे। सवाल में तो टेंशन है, कुछ बोला नहीं, खाली बोला 80 रुपये करके रोज का खाना मिला, 50 तो एग्जाम, 30 टैक्सेबल, बट कितना दिन का। तो शनिवार रविवार भी ऑफिस गया था, अब कुछ बोला ही नहीं, खाली पर डे बोल के छोड़ दिया। अपने मन से मान लेना कि 200 या 250 दिन ऑफिस चला, अपने मन से क्या मान लेना, 250 दिन, सैटरडे संडे का 104 दिन हटा दे, ठीक है, 250 दिन। पॉइंट नंबर 6, मान ले कहीं साइट पे काम हो रहा था, बहुत लोगों का काम तो बाहर भी है, जहां कंस्ट्रक्शन साइट में काम है वहां काम के सिलसिले में भेजा, वहां खाना मिला तो फुल्ली एग्जाम, वहां खाना मिला तो। क्लब फैसिलिटी पूरे ग्रुप को मिला, रिक्रिएशन यानी क्लब सुविधा फुल्ली।
मैनेजमेंट कोर्स की पढ़ाई पे तेरा खर्च हुआ, एजुकेशनल पे ही पढ़ा फुल्ली। कंपनी जो सामान तुझे कंपनी जो सामान मैन्युफैक्चर करती है वही तेरे को सस्ते में दे दी, तो कॉस्ट तक तो तेरा टैक्सेबल होगा। मान ले कंपनी लैपटॉप बनना लगा 20,000, तेरे को दे दी 20,000 में, तो पूरा पैसा तो ले ही ली, बेनिफिट कहाँ मिला? बट वो पब्लिक को बेचती थी 30,000 और तुझे दी कितना? 20। तो ठीक है, अब तेरे को वो 5,000 में देती, 30 माइनस 5 नहीं, अप टू कॉस्ट, कॉस्ट के ऊपर वाला नहीं सोचना। ठीक है, तब तो तब तो कंपनी ज्यादा ले ली, तेरा टेंशन कहाँ? बेनिफिट यहाँ कहानी है कि तेरे को कॉस्ट से कम में दी। कॉस्ट से क्या की? पॉइंट नंबर 10, इंडिया के बाहर काम किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परक्यूजिट जो भी देगी पूरा एग्जाम, कुछ भी, घर वर कुछ भी, बट वो है कि इंडिया के बाहर होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे और सिटीजन ऑफ इंडिया को दे। 11, एम्प्लॉयर तू रिटायर्ड होगा तो सो दैट कि तुमको पेंशन वेंशन मिले, उसके लिए डिफर्ड एन्युटी पेंशन स्कीम में पैसा जमा करवाई तो वो एग्जाम, ग्रुप इंश्योरेंस के नाम पे जमा करवाई वो एग्जाम, गिफ्ट दी लेकिन गिफ्ट रुपया में मिला तो फुल्ली टैक्सेबल, सामान मिला तो 5,000 तक एग्जाम, और यदि सामान 8,000 का मिला तो 5,000 माइनस होकर टैक्सेबल नहीं होगा, पूरा 8,000। पॉइंट नंबर 4, लैपटॉप का यूज एग्जाम। पॉइंट नंबर 15, कोई एसेट्स कंप्यूटर कार छोड़ के कंपनी 10 साल के बाद दे दी, तो 10 साल में तो 10% करके 100% माइनस हो ही चुका, तो 10 साल के बाद यदि मिला ना तब एग्जाम, अदरवाइज तुमको ही मालूम है इफेक्टिव कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ता था, एस्टिमेटेड 10% करके माइनस करना पड़ता था। 10 साल का यदि 10 माइनस करोगे तो वैल्यू ही उसमें क्या है, नहीं बचेगा। पिछली बार ही था कि भाई 2 साल बाद दी तो 20% माइनस होकर बाकी जुड़ा ना, 10 साल में तो 100% ही माइनस हो जाएगा। और सारा परक्यूट जोड़ने से तुम्हारा इनकम बढ़ेगा, तो तुम एक एम्प्लॉई है, बोला क्या उसका टैक्स भी आप ही दोगे, बेनिफिट 10 लाख जुड़ा तो इनकम भी 10 लाख बढ़ जाएगा, तो टैक्स भी 10 लाख का क्या होगा? एम्प्लॉय नखड़ा वाला, बोला उसका टैक्स जो बढ़ा है वो भी तुम ही दोगे, तो परक्यूजिट पे जो टैक्स दिया वो एग्जाम, जो बेनिफिट है वो तो जुड़ा ही, बट बेनिफिट का टैक्स भी एम्प्लॉयर क्या कर रहा है? मान ले कि कंपनी ने एक बेनिफिट दिया, तेरे सैलरी में 10 लाख बढ़ गया, तो तेरा टैक्स भी तो 10 लाख का बढ़ जाएगा। तू गवर्नमेंट कंपनी को क्या बोला, भाई बेनिफिट का जो टैक्स आया वो तुम दोगे, बात वहां, वो कौन कंपनी क्या देगी नहीं देगी, कंपनी का माजरा तेरा माजरा। इनकम टैक्स वाला बोला वो क्या है, एग्जेम्प्ट है, वैसे जोड़ेगा तो जुड़ता चला जाएगा। एंड लास्ट 4 साल में 2 बार कहीं घूमने जाओगे तो घूमने आने जाने का खर्चा एग्जेम्प्टेड परक्यूजेट। 4 4 साल का एक ब्लॉक है, सरकार सरकारी नौकरी में घूमने जाने का पैसा भी सरकार देती है, आने जाने का।
तो ये जो लिस्ट विस्ट था, मैंने कहा ना कि अब जब वो डिटेल पढ़ लिया तो ये सब बकवास लगेगा। अब तू बस रिटायरमेंट बेनिफिट छोड़ के, कौन सा छोड़ के, रिटायरमेंट बेनिफिट छोड़ के अब करीब करीब सब बना सकता है। तो ईयर क्वेश्चन से पहले तो एक काम करना, ईयर क्वेश्चन से तू बना रहा है कौन कौन सा, लास्ट कहां तक था, 17 18 19 दिए थे, बनाया तो कुछ भी नहीं। 17 अभी बनाया, 18 19 20 अभी बनाया नहीं बनाया, 18 19 23 26 ये जरूर बनाएगा। तभी तो हो गया 16 CNCN, 16 हो गया तो 16 भी किया, 8 9, 8 और 9, 8 9, 18 19 23 26, ठीक है भाई। ये कर ले, शुरू वाला तो सब ठीक है ना, शुरू वाला ठीक तो, एग्रीकल्चरल वो सब। चलो अभी के लिए